जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 31 अक्टूबर 2024 और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो लेक्चर है गाइस, ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी इन सब एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, करंट अफेयर्स का लेक्चर। प्लस बीपीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और यूपीपीसीएस का ऑलरेडी हमारे पास जो है वो बैचेस शुरू हो चुके हैं। ज्ञान सर का स्पेशल बैच है ये, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। तो आप तुरंत बैच को ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर तैयारी करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, इनको जरूर ज्वाइन करिएगा और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी। आज कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है ये कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड, सांप्रदायिक हिंसा से रिलेटेड हम लोग को एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो बढ़ ही रहा है और ये टॉपिक भी आपको पता ही है। ये एक आर्टिकल, इसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हम लोग को, वो देख लेंगे हम लोग। बाकी आप जानते ही हो उस आर्टिकल के बारे में कि जंगल में आग लगने से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो होता है। फिर स्नो लेपर्ड के स्पिरिचुअल लेगेसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तेंदुए से जुड़ी, स्पेशली हिम तेंदुए की यहाँ पर बात हो रही है, स्नो लेपर्ड की बात हो रही है। तो उससे जुड़ी कुछ आध्यात्मिक विरासत है, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। अब यार देखो, आपको ऑलरेडी पता है यार कि गट ब्रेन लिंक रहता है। जो भी चीज है वो पेट से रहती है, राइट। आपके पेट में जो चीज आएगी उस हिसाब से आपका दिमाग जो है वो रहेगा। वो कहा जाता है अक्सर, अच्छी चीज खाते हो तो दिमाग जो है वो और बेटर होगा, अच्छा होगा। तो दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो पेट से होता है, और दिमाग का क्या, पूरे हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो पेट से होता है। साइबर फ्रॉड इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको आइडिया है ही, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग एथिक्स की यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है। तो ये भी एक लोन से रिलेटेड एक टॉपिक है, काफी अच्छा इकोनॉमिक्स का, जिसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहरीच में आपने काफी सारे वीडियोस जो है वो देखे होंगे। काफी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, काफी लोगों की जान जो है वो चली गई। अथॉरिटीज ने नोटिस जो है वो जारी किए शॉपकीपर्स को, और इलीगल कंस्ट्रक्शंस को टारगेट किया गया वायलेंस हिट एरियाज में। फिर पुलिस का प्रेजेंस वहां पर बढ़ाया गया, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई, प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लिए गए, जिससे कि स्थिति यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो रिस्टोर हो सके। तो कम्युनल वायलेंस इंडिया के अंदर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है यार। लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ लेते हैं, राइट। तो कम्युनल वायलेंस को हमारे इंडियन पीनल कोड में कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जिसके चलते कम्युनिटीज के बीच में रिलीजन, रेस और दूसरे फैक्टर्स के चलते लड़ाई हो रही है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 196 जो है वो पेनल्टी करता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से आपस में रिलीजियस स्पेसेस में जो है वो स्थिति को भंग करता है, भड़काने की कोशिश करता है, शांति को जो है वो खराब करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कम्युनल वॉयलेंस का रूट कॉज सबसे बड़ा तो यार पॉलिटिकल कॉज हम लोग को देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो कई बार इस प्रकार के अपने भाषण में कुछ ऐसी चीजें जो है वो बोल देते हैं जिससे कि एकदम से लोगों के बीच में जो है वो गुस्सा जो है वो भरकर आता है, और क्लियरली वो अपने इलेक्शन स्पीचेस के दौरान जो है कम्युनिटी को जो है वो डिवाइड करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी वाइज जो है वो वोट बैंक इन्होंने तैयार कर लिया है। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा, सोशल डायनेमिक्स, कई बार आपस में अब देखो, मेरा मानना ये होता है कि जो भी चीज शुरू होती है वो घर से होती है। भाई घर में ही अगर बच्चों को जो है वो भेदभाव करना सिखाया जाएगा, घर में ही रिलीजन को लेकर कट्टरपंथी चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही बच्चा बड़ा हो गया फिर अपने बच्चे को सिखाएगा। तो द इशू इज दिस ओनली कि घर घर से ही पूरी चीज शुरू होती है। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसी सोशल डायनेमिक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, वही स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट लोगों का कम्युनिटी को लेकर, कि एक कम्युनिटी के लोग सिर्फ एक साथ ही बैठेंगे, दूसरी कम्युनिटी वाले लोगों को अलग बैठाएंगे, राइट। तो वो ऐसा इशू। फिर इकोनॉमिक कंपटीशन भी होता है, हम लोग को देखने को मिलता है आपस में कम्युनिटीज के बीच में। छोटी कम्युनिटी को जो है ऊपर बढ़ने जो है वो नहीं दिया जाता। अब छोटी कम्युनिटी ही बोल दिया गया, अब सोचो आप, ये जहां ये डिवीजन हम लोग को खत्म करना है, ये छोटी कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। फिर कल्चरल टेंशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, अवेयरनेस की कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इनिशिएटिव्स हैं,
जैसे कि नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, कि इस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक फाउंडेशन जो है वो तैयार किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपस में कम्युनिटी जो है वो मिलजुल कर रहे, राइट। फिर नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड भी जो है वो बनाया गया। गाइडलाइंस है वो समय समय पर लाई गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कि कम्युनल टेंशन जो है वो ना हो। अब बहुत बुरी स्थिति होती है जब आपस में ये दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लोग जो है वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति जो है वो हिंसक होने लगते हैं, भावना ऐसी होने लगती है दोनों के, मतलब दोनों कम्युनिटी के प्रति, कि वो एक दूसरे को फिर अलग नजरिए से देखने लगते हैं, स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट जिसको हम लोग बोलते हैं। यस, तो ये सब चीजें हैं। साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके कई बार देखने को मिलते हैं। कई बार ट्रॉमा फेस करती है काफी सारी कम्युनिटी, कभी कभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो टारगेट बनाया जाता है, तब भी बड़ी दिक्कत होती है। फिर पीडब्ल्यूडी जो है हमारी, उसने भी नोटिस है वो जारी किए थे कि का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी जो है वो अगर डोमिनेंस क्रिएट कर रही है, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी हुए। इंस्पेक्शन जो है और मेजरमेंट जो है वो किया गया है, जिससे कि आप रोड कंट्रोल एक्ट को जो है वो का उल्लंघन ना करो। होता है ना कई बार लोग जो है शॉप ओनर्स स्पेशली, व्हाट दे डू इज वो एक्सपेंड कर देते हैं, उनकी शॉप जहां तक है उसके बाहर जो है वो पूरा अपना सामान जो है वो बिछा देते हैं, और इसके कारण भी कई बार आपस में शॉप वालों के बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं। काफी कुछ चीजें होती हैं ऐसी। सिक्योरिटी मेजर्स लेने की हमें आवश्यकता है सख्त। लीगल फ्रेमवर्क हम लोग जो है वो स्ट्रेंथन करें, कानूनी ढांचे को और बेहतर बनाएं, कम्युनिटीज के बीच में जो है वो बातचीत हो, डिस्कशंस हो पीसफुली, वो जरूरी है। कम्युनिटी आपस में वेरियस चीजों में एंगेज करे, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में, जैसे कि एक दिन शिविर लगा दिया सब कम्युनिटी ने मिलकर कि चलो हम खाना खिलाएंगे सबको, एक साथ भंडारा करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी अगर होती रहेगी, सब मिल बांट के जब ये सब चीजें करेंगे, तो स्थिति ठीक होगी, कम्युनल टेंशन जो है वो रिड्यूस होंगे, जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये मेंस में लिखने वाला पॉइंट है ये सब आपके लिए। हमारे यहाँ पर कम्युनल वायलेंस बिल भी लाया गया था 2005 में, कम्युनल वायलेंस को खत्म करने के लिए। फिर इसके अलावा पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अकाउंटेबल होंगे, कि अगर वो जो वायलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई जाए। क्योंकि अब देखो यार, ये जब कम्युनल वायलेंस होता है ना, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते उस चीज के लिए। वो फिर जो है आप कह सकते हो कि जैसे वो भगदड़ में लोग मर जाते हैं और उसका दोषी फिर कोई होता नहीं है उस भगदड़ का ना, बात वही सेम हो जाती है। फिर आप इसमें किसको दोषी मानोगे? क्योंकि भीड़ आई, उसको मॉब लिंचिंग ही कहते हैं एक प्रकार से, कि टारगेट करके किसी को उड़ा दिया, मार दिया। तो ये था एक अच्छा खासा टॉपिक कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड, जो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये मेंस में आ सकता है, तो मेंस में लिखने लायक काफी सारे पॉइंट्स है। ये बुलेट पॉइंट्स आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, तो जनहानि, संपत्ति का नुकसान, सिर्फ ये बुलेट पॉइंट बस लिख लो आप नोट्स के तौर पर, बाकी आपको और ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है जंगल में जब आग लगती है तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। यस, यू नो अबाउट इट। तो पूरे दुनिया भर का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है फॉरेस्ट फायर से जो है वो बढ़ गया है 60% तक 2001 से। और बोरियल फॉरेस्ट जो हम लोग को यूरेशिया के अंदर देखने को मिलता है और नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, यहां पर 3 गुना ज्यादा फायर एमिशन देखने को मिला है, 3 गुना ज्यादा। ये चीज है। फिर धीरे धीरे करके सवाना ग्रासलैंड को छोड़कर जंगल में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि फायर एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब वाइल्ड फायर की डेफिनेशन क्या है? अब देखो यार, इसको आप बुश फायर भी बोल सकते हो या वेजिटेशन फायर भी बोल सकते हो। जब भी कोई ऐसे जंगल में, घास के मैदान में, फॉरेस्ट एरिया में अनकंट्रोल्ड आग लग जाती है, यानी कि एक बार आग जली तो ऑब्वियस सी बात है यार, पेड़, सूखे पेड़ हैं, एक बार अगर आग लग गई तो ऑब्वियसली एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आग जो है वो फैलती जाएगी और पूरा जंगल जो है वो भस्म होता जाएगा। ये फायर जो है वो बढ़ती रहती है कंटिन्यूअसली, राइट। सूखी लकड़ियों के कारण, विंड के कारण, राइट, टोपोग्राफी के कारण, कई बार ह्यूमिडिटी के कारण। अब वाइल्ड फायर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि प्लांट होते हैं, ये सूखे प्लांट होते हैं, ऑक्सीजन होता है। अब आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और वहां पर पर्याप्त मात्रा में फॉरेस्ट में ऑक्सीजन होता है, तो वो और आग को जो है वो बढ़ाता है।
अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट फायर होते हैं। एक होती है सरफेस फायर, ये कहां पर होती है, जो जंगल है उसके नीचे वाले एरिया पे, फ्लोर पे, इसमें घास जलती है, पत्तियां जलती हैं। एक होती है अंडरग्राउंड फायर, जिसको ज़ॉम्बी फायर भी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये ज़ॉम्बी फायर। ये फायर जमीन के नीचे होती रहेगी, पता ही नहीं लगेगा। ये लो इंटेंसिटी की फायर जो होती है, बट ये पता है ये एक बड़ा रूप ले लेती है, नीचे 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 जल जल के। एक होती है कैनोपी फायर या फिर क्राउन फायर, ऊपर से दिखाई देती है, यानी अब जंगल पूरी तरह से जो है वो दूर से ही दिख रहा है कि वो आग में जो है वो लिपटा हुआ है। एक होती है कंट्रोल फायर, इसके अंदर हम लोग को कई बार जो है वो देखने को मिलता है, ये हल्के से एरिया पे जो है आग लगी और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो फटाक से, क्योंकि गैप है पेड़ों के बीच में। अब आगे की चर्चा करें तो अभी जो स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि यार कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन फॉरेस्ट फायर से बहुत ज्यादा हुआ है, तो पायरोम्स और ग्लोबल फायर पैटर्न के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मशीन लर्निंग की मदद से रिसर्चर्स ने क्लासिफाई किए पूरे दुनिया भर के जंगल के एरिया को 12 पायरोम्स में। एक ऐसा क्षेत्र जो कि मतलब जहां पर फायर, आग लगने वाली स्थिति है, जैसे सूखे पेड़, ऐसी स्थिति। ये क्लासिफिकेशन जो है और बेहतर तरीके से आप फायर बिहेवियर को स्टडी करने में बढ़िया रहा, तो क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट को जो है वो इस प्रकार से जो है वो 12 आप कह सकते हो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि कौन से सबसे ज्यादा रिस्की हैं और कौन से कम रिस्की हैं। फिर आज की डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ना ही सिर्फ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में बल्कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्षेत्र में भी क्लाइमेट चेंज के चलते आग लग रही है। 47% बढ़ गया है कार्बन कंबशन रेट। इसका मतलब यह है कि फ्यूल का कंजप्शन जो है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि इंसान द्वारा जो क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसके चलते हम लोग को ड्रॉट देखने को मिल रहा है, सूखा देखने को मिल रहा है, और सूखा जहां पर होगा वहां पर फायर वेदर कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। यस, तो ये चीज आप जानते ही हैं। बिजली बहुत तेज चमक रही है आज की डेट में, बिजली गिर जाती है पेड़ के ऊपर, सूखे पेड़ के ऊपर, तो आग लग जाती है। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है वो डी स्टेबल है। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन स्टॉक मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जंगलों के अंदर कार्बन है, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी कितने जितने भी हैं जिसके अंदर जान है उसके अंदर कार्बन है। तो कार्बन स्टॉक अलग अलग फॉरेस्ट टाइप्स के जो है, जिसमें हम लोग को टेम्परेट, कॉनिफेरस, बोरियल, मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन सॉरी, और सब ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि आग की चपेट में जो है वो आ सकते हैं, इतने कमजोर हैं ये। फिर कार्बन अकाउंटिंग का इंपैक्ट के बारे में बात करें तो आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन फॉरेस्ट फायर से बढ़ गया है, जिसने और भी इस एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में कार्बन को जो है वो डाल दिया। अब कार्बन को डाल दिया मतलब टेम्परेचर और बढ़ेगा, और टेम्परेचर और बढ़ेगा तो ये आप देख सकते हो कैस्केडिंग इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होती जा रही है कंटिन्यूअसली, और वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, कास्केडिंग इफेक्ट। वाइल्ड फायर हुई थी कनाडा के अंदर 2023 में, और फिर कैनेडियन फॉरेस्ट जो हम लोग को देखने को मिला पिछले डिकेड में जो है वो, फिर उस प्रकार का कार्बन सिंक जो है वो तैयार नहीं कर पाया, और जो ऑलरेडी कार्बन सिंक था वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गया। अब बात को समझिए, जंगल में आग लगेगी तो एक तो आग के कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो ही रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होगा कि कार्बन सिंक भी खत्म हो रहा है। एनवायरमेंट में जो मौजूद कार्बन है अब उसको इनटेक करने के लिए प्लांट्स है ही नहीं, क्योंकि आग लग गई है। अब बड़े पेड़ में आग लगेगी, और उस बड़े पेड़ को उस साइज में आने में न जाने कितने साल लगे थे, सोचिए आप। तो आप ऑलरेडी काफी साल पीछे हो रहे हो फॉरेस्ट फायर के चलते, ये भी तो दिमाग लगाइए। तो चैलेंजेस फॉरेस्ट फायर के ऊपर यही है। उसके कारण तो भाई जंगल में मौजूद जीव जंतु जो होते हैं उनको भी हानि होती है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो जाता है, पूरी तरह से इकोसिस्टम खराब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो रिलीज हो ही रहा है, और भी उसके अलावा बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर, ये रिलीज हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज लोगों को होने लगते हैं, एयर क्वालिटी जो है वर्स्ट हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है। बहुत सारे टिम्बर और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो लोकल कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनका नुकसान होता है, और उनके नुकसान के कारण डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, हेल्थ पर नुकसान पहुंच रहा है।
मैनेजमेंट के चैलेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया का फायर सीजन जो होता है वो नवंबर से लेकर जून तक होता है और अप्रैल और मई में पीक में रहता है। क्यों होता है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। बहुत इजी क्वेश्चन। गर्मी। फॉरेस्ट फायर सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 35.47% इंडियन फॉरेस्ट जो है वो आग की चपेट में मतलब आ सकते हैं, इतने कमजोर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सबसे ज्यादा रिस्की जोन्स में। रीसेंट इंसिडेंट उत्तराखंड के अंदर तो लगातार होता ही रहता है। जनवरी जून के बीच में 1300 फॉरेस्ट फायर देखने को मिले, इसी साल की बात कर रहे हैं। इसरो ने बताया कि बहुत तेजी से मार्च 2024 में फायर के इंसिडेंट देखने को मिले, इवन इन महाराष्ट्र एंड ओडिशा ऑल्सो। सरकार के इनिशिएटिव्स भी है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर 2018, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम 2017, फिर इंटरनेशनल फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी आई हैं, जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग ये सब स्ट्रेटेजीज बनाएं, प्रोटेक्ट करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो करें जिससे कि आग जो है वो बुझाई जा सके। और जो फायर प्रोन एरियाज हैं तो वहां पर स्पेशली सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे जोन्स में जहां पर आग लगने की हमें पता लग ही चुका है कि कुछ कुछ जोन है जहां पर फ्रीक्वेंटली आग लगती है, और उसके कारण को जो है वो ढूंढने के बाद उसको सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर हम ये फॉरेस्ट फायर के इशू को जो है वो रिजॉल्व कर सकेंगे। अब स्नो लेपर्ड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये न्यूज जो है वो इस पर मत जाइएगा आप, ये कल की रिपीट कर दी इन्होंने, हमारे एडिटर साहब ने। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आप, स्नो लेपर्ड जिसको पैंथेरा उनसिया भी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आइकॉनिक स्पीसीज है और ये बेसिकली नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज इनर एशिया का जो है वो सिंबलाइज करते हैं। इनकी पूजा की जाती है। काफी सारी सेंट्रल एशियन कम्युनिटी जो है, पर्टिकुलरली क्रिक्स में रहने वाले जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, वो स्नो लेपर्ड की पूजा करते हैं। इनको जो है वो टोटेम्स और स्पिरिचुअल एनिमल्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है। टोटेम्स का मतलब होता है कुल देवता, कुल देवता के समान इनको पूजा जाता है स्नो लेपर्ड्स को। फिर इसके अलावा क्रिक्स ट्रेडिशन की बात करें हम लोग तो एक मानस महाकाव्य है, जैसे हमारे यहाँ पर महाभारत है, रामायण है, तो वैसे ही वहां पर क्रिक लिटरेचर एक है जिसका नाम है मानस। ये स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड के बारे में जो है वो कहा गया है कि ये एनिमल जो है वो हीरो है और ये कुल देव है। मानस जो है जिसने यूनिफाई किया क्रिक ट्राइब को, यानी कि साथ में लेकर आया और क्रिक आइडेंटिटी का फाउंडेशन किया था। अब इस महाकाव्य के अंदर बताया जाता है कि भाई मतलब इसमें ब्लेसिंग्स, कैसे आशीर्वाद मिलेगा, कैसे किसी को जो है वो शाप देना है, रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में मेंशन्ड है, राइट, स्नो लेपर्ड को ध्यान में रखते हुए मेनली। ठीक है, बस ये छोटे सा फैक्ट, उतना कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। स्नो लेपर्ड के बारे में जरूर थोड़ा सा सुन लो। इसको पता है गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में आ सकती है। गोस्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का भूत है स्नो लेपर्ड। और फिर इसके अलावा 9,800 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिल सकता है आपको स्नो लेपर्ड। बड़ा ब्यूटीफुल दिखता ही है। थिक ग्रेइश वाइट फर का ये होता है। स्नो में कैमोफ्लेज बना देता है ये, मतलब आप इसको आसानी से जो है वो स्नो में देख नहीं पाओगे। ये बेसिकली उस पर्पस के लिए होता है। देखो नेचर ने भी कितने प्यारे तरीके से जीवों को बनाया हुआ है कि वो आराम से शिकार वगैरह भी जो है वो कर सके और अपने आप को छुपा सके शिकारियों से। अब इसका ये तो बिग कैट है भाई, इसका कौन शिकार करेगा। ये दहाड़ता नहीं है, पता है, इसकी एक खासियत और है, स्नो लेपर्ड कभी दहाड़ता नहीं है। ये बेसिकली साउंड निकालता है, ऐसा ऐसा टाइप का कुछ, और उससे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। ये दहाड़ेगा कभी नहीं, इसकी आदत नहीं है दहाड़ने की। जैसे चीता वगैरह ये हम लोग को देखने को मिलता है ना कि दहाड़ देते हैं, तेंदुआ हुआ, दूसरे हुए, चीता हुआ, ये लोग दहाड़ देते हैं, बट ये नहीं दहाड़ता, यानी कि रोरिंग साउंड नहीं निकालता ये। फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात करें तो जनवरी मार्च के बीच में इनकी मीटिंग होती है। ठीक है।
फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इनका काफी ज्यादा है, टॉप प्रेडेटर की कैटेगरी में आते हैं यार, ये सभी को खाते हैं। इनके नीचे मौजूद जो पशु हैं और इकोसिस्टम की हेल्थ को बरकरार रखने का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफी सारे वल्चर्स को, भेड़िए को, इन पर ही अटैक करता है। स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर, वो लगभग बताई जाती है कि 718 हमारे यहाँ पर स्नो लेपर्ड है, जो कि आपको लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। इंडिया जो है उसने स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो काफी पॉलिसीज जो है वो लेकर आई हैं। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क क्वेश्चन आ चुका है पहले। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाते हैं। और स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है लद्दाख। ये फैक्ट भी देखो, आपको एक और फैक्ट मिल गया। एक तो घोस्ट ऑफ माउंटेन है स्नो लेपर्ड, और दूसरा स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड जो है वो लद्दाख है। बिश्केक डिक्लेरेशन एक हुआ था और इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो हुआ था, तो उसमें हमने कमिट किया था कि हम जो है वो स्नो लेपर्ड की जो एरियाज हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और 12 कंट्रीज जो है वो सिलेक्ट की गई थी, और सब ये 12 कंट्रीज ने मिलकर जो है वो स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन पर फोकस किया। ये बिग कैट वाला है 12 कंट्रीज का, पहली चीज तो जो बिग कैट वाली डील थी ये वो वाली चीज थी। अब इसमें हालांकि बिग कैट वाली ये बिश्केक डिक्लेरेशन नहीं था, वो था ये रशिया में हुआ था, और उसमें जो है वो प्लान किया गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को जो है वो डबल करना है। राइट, X2 था, X2 बाई 2022, तो ये था TX2 बाई 2022 कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है 2022 तक। उसका डिक्लेरेशन का नाम जो था वो था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट वो रशिया में हुई थी सबमिट, तो उस दौरान जो है ये डिसाइड जो है वो किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को उसका नाम याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ रहा है बॉस। अब एक रीसेंट रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है गर्ट फर्स्ट हाइपोथेसिस पार्किंसन डिजीज को लेकर। पार्किंसन डिजीज पता है आपको क्या होती है? पार्किंसन डिजीज मतलब आपने उरी मूवी देखी होगी। उरी मूवी में जो ऑफिसर होता है उसकी मदर को होती है ये प्रॉब्लम। इसमें मतलब लोग थोड़ी चीजें भूलने लगते हैं, मतलब उनको कुछ याद जो है वो नहीं रहता है, तो वो होती है इस प्रकार की डिजीज, पार्किंसन डिजीज। अब ये स्टडी बता रही है कि ब्रेन और पेट का कनेक्शन है। रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है जामा नेटवर्क ओपन फाउंडेशन ओपन में, जिसने ये पाया कि अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो मुकोसल है वो अगर डैमेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं पार्किंसन डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। गर्ट फर्स्ट हाइपोथेसिस, ये वो है क्या बोलते हैं, रिसर्च रिपोर्ट है। इसने ये बोला कि पार्किंसन डिजीज जो है ये गट से ओरिजिनेट होती है। और जीआई के बारे में हम बात करें, जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ, जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है इस डिजीज को बढ़ाने में या कंट्रोल करने में। सिम्टम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गट की मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, इसका मतलब ये है कि मतलब आपको जो है वो कुछ संकेत जो है वो पहचानने हैं कि भूख नहीं लग रही, राइट, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट खराब जो है वो लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो पार्किंसन डिजीज का संकेत जो है वो देगा लेटर एज में। ठीक है, फिर इसके अलावा एबनॉर्मल प्रोटीन क्लम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि ये पेट में जो है वो आ जाते हैं। और ये बेसिकली देखो ब्रेन में भी और पार्किंसन डिजीज के पेशेंट के पेट में भी जो है ये एबनॉर्मल प्रोटीन क्लम्स देखने को मिलते हैं, जिसको लीवी बॉडीज कहते हैं हम लोग, ड्यूवी बॉडीज या लेवी बॉडीज। ठीक है, और फिर अल्फा सी न्यूक्लिन जो है उसका वो बढ़ जाता है, और जिसके कारण न्यूरॉन जो है वो मरने लगते हैं, डेथ होने लगती है न्यूरॉन की। अब न्यूरॉन की डेथ होगी तो ऑब्वियस ही बात है यार कि ब्रेन तक सिग्नल्स जो है वो पहुंच नहीं पाएंगे, राइट, तो ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, बस यही चीज है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मूड को जो है वो रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डोपामिन होता है ना कि हमारा ब्रेन जो है वो डोपामिन जो है वो रिलीज करता है हार्मोन, ये खुशी का हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन भी इसको जो है वो कहा जाता है। तो बोलते हैं कि वो भी पेट से जो है वो लिंक होता है।
काफी अच्छी स्टडी है ये। गट माइक्रोबायोम, इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। फिर डिसबायोसिस, जो कि एक गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस होता है, उसको कहते हैं हम लोग कि पेट जो है वो खराब हुआ, और इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो पार्किंसन डिजीज से हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या है ये बीमारी, तो मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बता ही दिया कि इसमें बेसिकली जो है वो काफी डिसऑर्डर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। लोगों का पोस्चर जो है वो बिगड़ जाता है, चेंज हो जाता है, लोग भूलने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं, बॉडी बहुत स्लो मूव करने लगती है, राइट। तो बहुत सारी इश्यूज होते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, मूड डिसऑर्डर होता है। एग्जैक्ट कॉज जो है ये पार्किंसन डिजीज का पता नहीं है, बट अभी रिसर्च के थ्रू तो एक चीज पता लगी, कहीं ना कहीं ये पेट से लिंक है। इसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि लेवोडोपा, कार्बिडोपा, तो ये सब मेडिसिन जो है वो इसके लिए देखने को मिलती है। कई बार सर्जरी होती है, सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे पेट से जो अभी रिसर्च आई है कि पेट की गड़बड़ी के कारण जो है वो पार्किंसन डिजीज हो सकती है, तो इस पर अब देखो और रिसर्च होगी। तो ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें धीरे धीरे करके, मैंने आपको बताया ना कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगता है, और न्यूरॉन्स डैमेज होगा तो ब्रेन तक सिग्नल जो है वो पहुंचेगा नहीं प्रॉपर, तो नहीं पहुंचेगा तो लोगों की मेमोरी लॉस होती है, अल्जीमर डिजीज की तरह ही है ये, राइट। मेमोरी लॉस, अच्छा वो उरी मूवी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो अल्जीमर डिजीज का था मेनली, राइट। और पार्किंसन डिजीज भी इसी प्रकार की होती है, अल्जीमर की तरह ही होती है, और इसमें भी इंसान जो है वो भूलने लगता है, बट इसमें और भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि स्लो मूवमेंट हो जाता है बॉडी का, कुछ बॉडी के पार्ट्स तक जो है वो डैमेज डैमेज इन द सेंस कि काम करना बंद कर देता है। तो ये चीजें हैं, पार्किंसन रिलेटेड डिसऑर्डर। मोटर न्यूरॉन डिजीज भी एक हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो पेट से चीजें कितनी लिंक होती हैं, और इवन आप लोग कर रहे हो एग्जामिनेशन की तैयारी, आपको भी बोला जाता है कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जिससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट और अच्छे से होगा। यस। तो बस यही था गाइस ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। तो गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि साइबर क्राइम के केसेस बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, इन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में 1.2 लाख करोड़ रुपीस के फ्रॉड हुए हैं इंडिया के अंदर। साइबर क्राइम जो है वो एक नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन चुका है, या साइबर स्कैम। अभी बीच में ही मेरे पास भी जो है वो कॉल आया था, बोल रहे थे कि आपको जो है वो अगर हम लोन जो है वो आपका पास करवा देंगे, और उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो है वो 2500 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई अब देखो, अब मेरा बिजनेस चलता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे लोन जो है वो चाहिए रहते हैं। तो अ, वो बोलते हैं कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत अच्छी डील दी थी उसने मुझे, और बोला था कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको उसके लिए सबसे पहले हमें 2500 रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये देखो आप। और जो लोग इस बारे में जानते नहीं है वो लोग अपना नुकसान करवा देते हैं। तो मैंने थोड़ी बीप बीप करी उसकी, और फिर फोन काट दिया और रिपोर्ट कर दिया। कभी भी देखो आपके पास अगर किसी स्कैमर का कॉल आ रहा है ना, तो आप उसको अवॉइड मत किया करो। यू डू ओनली वन थिंग, उसको रिपोर्ट किया करो। आपके फोन में एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट, रिपोर्ट का, जैसे ट्रू कॉलर वगैरह में तो ये ऑप्शन रहता ही है, बट आप रिपोर्ट किया करो। रिपोर्ट मतलब इन द सेंस कि वहीं पर सेटिंग्स पे जाकर व्हाट्सएप पे आया तो व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन होता है, तो वो आप करोगे ना, तो ये कंपनीज जो होती है ना, वो क्या करती है, इस प्रकार के नंबर्स को ब्लॉक कर देती है, स्पैम लिस्ट में डलवा देती है। तो वो दूसरा जो है वो उससे बच जाता है, या दूसरे को आइडिया लग जाता है कि हाँ ये स्पैम है। आर यू गेटिंग इट? और देखो इंडिया की जीडीपी को नुकसान हो रहा है पता है इस प्रकार के स्कैम से। और ये सब स्कैम्स कहाँ से आ रहे हैं? चाइना, कंबोडिया, म्यांमार में बैठकर लोग जो है वो पूरे वो कर रहे हैं, इंडिया के अंदर लूटामारी कर रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C लॉन्च हुआ था 2020 में। I4C का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑनलाइन फ्रॉड जितने भी जो है हो रहे हैं उनको जो है वो ट्रैक करना। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जो रिपोर्ट करता है, मैनेज करता है साइबर क्राइम को पूरी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में। ये नोडल एजेंसी का काम करता है साइबर क्राइम को हैंडल करने में, और उसका फोकस यही है कि स्पेशली महिला और बच्चों को जो डराया जाता है साइबर क्राइम करके। और आजकल तो वो वाली भी होने लगा है कि फोन करके आजकल लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा किडनैप हो गया है, और किडनैप नहीं बोलते, किसी केस में जो है फंस गया है, जैसे कि
एक बार ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था तो मेरे सामने ही एक मेरे स्टूडेंट के पास कॉल आया था और उसके फादर का आया था और उसके फादर ने ये बताया कि यार बेटा ठीक तो हो? तुम घबरा गए थे उसके फादर। तो उन्होंने बोला, "हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, बताओ क्या हुआ?" तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक का कॉल आता है और बोलता है कि मैं ये फलाना-फलाना अधिकारी बात कर रहा हूँ और तुम्हारा लड़का जो है वो रेप के चार्ज में जो है वो फँस गया है। तो उसको उठा के हम लोग लेकर आए हैं, अब बताओ उसको छुड़वाना चाहते हो कि नहीं? अब छुड़वाएँगे तो मतलब पैसा चाहिए और इन लोग को पता होता है कि कौन व्यक्ति अपने घर में डेली इनको डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पता होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, इंडिया की जीडीपी को इससे देखिए खतरा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। फर्जी अकाउंट जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 18 ऐसे एटीएम हॉटस्पॉट थे जहाँ पर फ्रॉड की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। मूल अकाउंट्स क्या होता है ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। खच्चर खाते जिसको हम लोग बोलते हैं, मूल मतलब एक घोड़ा होता है, एक खच्चर होता है ना, वैसे ही मूल होता है ये। ये बेसिकली ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज़ के लिए होते हैं। ये कुछ समय के लिए जहाँ पर थोड़ा-सा फंड जो है वो रखा जाता है, फिर उसको ओवरसीज़ भेजा जाता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर 1 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं इल्लीगल पैसे से, तो वो क्या करेगा? उस 1 करोड़ के लिए 500 अकाउंट जो है वो ब बन खुलवा लेगा और उस 500 अकाउंट पे अपने थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े पैसे डाल के भिजवा देगा। क्योंकि थोड़े पैसे की ट्रैकिंग जो है वो होती नहीं है। बड़े अमाउंट की ट्रैकिंग जल्दी हो जाती है। ये चीज़ है। साइबर फ्रॉड सेंटर, कुछ कॉल सेंटर्स हैं ऐसे, कंबोडिया में, म्यांमार जैसी कंट्री से उभर कर आ रहे हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वहाँ बैठ के लोग इवन पाकिस्तान मेरे पास पाकिस्तान से भी आया था, फ्रॉड के कॉल्स वगैरह, ठीक है। फिशिंग फेक फेक वेबसाइट आपके लिए ओपन कर दी जाएगी, उसमें आपने जैसे ही अपनी आईडी पासवर्ड डाली, सामने वाले को जो है वो आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। कई बार आपके डिवाइस में जो है वो मालवेयर, रैनसमवेयर जो है वो डाल दिया जाता है। एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी और गया, आपकी हर एक एक्टिविटी पर उनका कंट्रोल रहता है। आपकी बातें वो सुन सकते हैं, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो सकता है क्योंकि हम जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल होने के लिए बहुत सारे परमिशंस मांगती है। उसमें अलाउ-वलाउ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, बट ये नहीं देखते कि भाई वो एप्लीकेशन को क्या ज़रूरत है आपके माइक्रोफ़ोन की, क्या ज़रूरत है आपके कैमरे की। तो वो बहुत फ्रॉड वाली चीज़ें होती हैं कई बार। साइबर बुलिंग होता है, एक व्यक्ति को जो है वो टारगेट किया जाता है, उसकी फ़ोटो मॉर्फिंग कर दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो अक्सर देखने को मिलती हैं। कई बार डेटिंग स्कैम्स वगैरह भी ऐसे देखने को जो है वो मिल जाते हैं भाई, कि लोगों को जो है वो डेट पे बुलाया जाता है, लूट लिया जाता है। कई बार तो वीडियो कॉल में बातचीत करते-करते अच्छे खासे पैसे निकलवा लिए जाते हैं। बहुत स्थिति आजकल खराब जो है वो चल रही है। कॉन्सिक्वेंसेज़ यही होता है कि एक व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस होता है, हरासमेंट होता है, आइडेंटिटी मतलब प्राइवेसी प्राइवेसी में पूरा उसको खतरा रहता है। बिज़नेस के लिए भी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि डेटा जो होता है, वो पूरा का पूरा वो हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था ये, पूरा डेटा डिलीटेड। अब पता नहीं मेरे मेरे पास तो ऐसी कोई रैनसमवेयर भी नहीं किया था उसने। मेरा जो है ये मान के चलो अटैक करके उसने पूरा खेल खराब कर दिया था। वो उसमें भी मेरा बहुत दिक्कत आई थी मुझे। दिक्कत आई क्या थी? अभी तक की दिक्कत चली रही है उसकी। क्योंकि सालों से जब आप बिज़नेस एस्टैब्लिश करो, इतना डेटा कलेक्ट करो, तो सब खत्म हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। साइबर फ्रॉड जो है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो उस पर सबसे बड़ा खतरा है। हमारी डिफेंस की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो सकता है। तो यस, इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है फिशिंग अटैक के मामले में और टियर 1 स्टेटस जो है वो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अचीव हुआ है जिसका स्कोर 98.49 था कि हम लोग एडवांस साइबर साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। आधार का डेटा जो है वो ब्रीच होना, ऐसी चीजें हैं। कैनरा बैंक का एटीएम पर अटैक हम लोग को देखने को मिला। 300 डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों की पूरी बातचीत और पूरा डेटा जो है वो उनका इनके फोन में डालकर जो है वो ले लिया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी सीईआरटीआईएन, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि साइबर रिस्क को जो है वो कम करना और डेटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे हम लोग डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाए थे। साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है, अब ये चीज आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का टॉपिक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसको एमएफआई हम लोग बोलते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं ना, ये उसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऑफर करते हैं लोन्स। ये आज की डेट में जो लो इनकम हाउस होल्ड जो है उनको लोन ऑफर करते हैं
बिना मतलब जो जो डायरेक्ट बैंकिंग एक्सेस नहीं करते हैं, तो उनके लिए होता है ये। बट आज की डेट पे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं जो कि बिल्कुल भी इर्रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। रीपेमेंट कैपेसिटी जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि ये सब एमएफआईज जो होते हैं, वो बिना रीपेमेंट कैपेसिटी देखे जो है वो बिना रीपेमेंट सामने वाले की कैपेसिटी देखे वो लोन ऑफर कर देते हैं, और सामने वाला जब रीपे नहीं कर पाता तो क्या होता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आई गया कि क्या है ये। बस बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लो इनकम इंडिविजुअल्स को ये सपोर्ट करता है माइक्रो लोन, छोटे लोन ऑफर करके। फिर इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि भाई जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उनको थोड़ी सी हेल्प कर देना, राइट। और इसको एनबीएफसी के तहत जो है वो किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है। फिर आज की डेट में एमएफआई का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, तो 168 एमएफआई जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं पूरी कंट्री में। 29 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज, 563 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। 77 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जो कि बैंक से लिंक्ड है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंडर हम लोग को देखने को मिला। इसमें 2.6 लाख करोड़ रुपीस का आउटस्टैंडिंग लोन है, और 10 करोड़ हाउस होल्ड को इससे बेनिफिट हुआ है। ठीक है। बस यही है एमएफआई के बारे में, आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यार पता है ये योजना वगैरह जो है ना, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो सिर्फ ये ऑन पेपर है, रियलिटी में इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब उसको बेनिफिट लेने के लिए भी बहुत जुगाड़ तुगाड़ जो है वो करनी पड़ती। मैं बहुत पीछे लगा था इन सब स्कीम के थ्रू मुझे कुछ लोन्स वगैरह मिल जाए बिजनेस के लिए, तो दे डू नॉट प्रोवाइड। इवन पता है बैंक का कहना ये होता है कि वो एजुकेशन सेक्टर को लोन ही नहीं देते हैं। सोचो आप, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कोई लोन नहीं। मतलब आप अगर कोचिंग क्लास ओपन करोगे, उसको स्टैब्लिश करने के लिए आपको लोन चाहिए, तो दे डू नॉट हेल्प। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, क्रेडिट गारंटी फंड माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि सब सब ऑन पेपर है। मैंने तो खुद रियलिटी देखी है यार, ये स्कीम्स वगैरह का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। जिनको मिलता है उनको पता है कि किस प्रकार की जुगाड़ तुगाड़ करनी पड़ती है। माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं बिना कोलेटरल के, 3 लाख रुपए तक जिनकी अर्निंग है उनके लिए। मंथली रीपेमेंट जो है वो 50% हाउस होल्ड इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोरोवर जो है वो लोन रीपे कर सकते हैं बिना किसी पेनाल्टी के, अर्ली रीपे जिसको बोलते हैं ना फोर क्लोजर, वो कर सकते हैं। बट यही चीज है कि इनमें फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं, और उसके कारण एनपी अकाउंट हो जाता है, तो उससे बचने की सख्त आवश्यकता है। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ई श्रम पोर्टल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है ये। तो ये एक नेशनल डेटाबेस है वो अनऑर्गेनाइज वर्कर का क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। अनऑर्गेनाइज वर्कर यानी कि इनफॉर्मल वर्कर्स, वर्कर जो है इस पोर्टल के अंदर जो रजिस्टर्ड है उनको ई श्रम कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उनका एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर्ड है 2 लाख रुपए तक का, और डेथ के लिए या परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए। फिर प्लेटफॉर्म जो है वो 12 वेलफेयर स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स की, उसको इंटीग्रेट करेगा। यानी कि जितनी भी इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए स्कीम्स बनाई हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही पोर्टल सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, साथ ही पोर्टल इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सीड सर्टिफिकेशन को और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को जो है वो रिवोल्यूशनराइज करना, सीड क्वालिटी से रिलेटेड जो चिंता है उसको खत्म करना। और पोर्टल डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है। और पोर्टल जो है वो ऑप्टिमाइज करता है प्रोसेस की, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, अप्रूवल होगा, सर्टिफाई होंगे क्वालिटी सीट्स वगैरह, तो उसको जल्दी करेगा ये। तो यही इसी ई श्रम पोर्टल जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा आंसर लिखने की। और बस आज के लिए इतना ही गाइस, और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।